Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is about अल्फा डिके। और प्रीवियसली भी हम अल्फा डिके के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। हमने इसकी रेंज के बारे में देखा और हमने ये देखा कि अगर अल्फा डिके अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहा होता है, अगर उसकी वेलोसिटी और एनर्जी को हम मेजर कर लें तो वी कैन फाइंड आउट कि किस किस्म का अल्फा डिके है और इन क्या कैसे ये थ्योरी डेवलप हो सकती है। तो एंड पर जो हम बात कर रहे थे वो हम स्टॉपिंग पावर की बात कर रहे थे और हमने ये बात की थी कि जब आप अल्फा पार्टिकल की जो रेंज है वो किसी मटेरियल में इसके एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और स्टॉपिंग पावर आपके पास क्या होती है, ये किसी भी मटेरियल की वो थिकनेस है, जितनी थिकनेस तक अल्फा पार्टिकल टोटली उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं, उनकी स्टॉपिंग पावर मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, उसमें फिर हमने ये बात की थी कि जो रेंज है ये डिपेंड करती है स्टॉपिंग पावर पर। और स्टॉपिंग पावर का रिलेशनशिप थिकनेस के साथ भी है मटेरियल की। और इक्विवेलेंट थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है कि किसी भी अल्फा पार्टिकल की रेंज एयर में कितनी है और उसकी रेशो जो है अल्फा पार्टिकल की रेंज किसी मटेरियल में क्या हो सकती है। अब इस रेंज के कॉन्सेप्ट से और इन मटेरियल्स की थिकनेस की कॉन्सेप्ट से हमें जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स इन सम न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होंगे, क्योंकि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को देखा, उनको स्टडी किया, तो हमें पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स मुख्तलिफ रेंज के जो है ना वो अवेलेबल है। और जब मुख्तलिफ रेंज के अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ एनर्जी के अवेलेबल है। तो अल्फा पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जीज का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें अल्फा पार्टिकल्स का एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। और ये स्पेक्ट्रम इसी तरह है जिस तरीके से अगर आपके पास एक्सरेज एमिट होती हैं एटम में से, तो उसकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं। तो और वो किस तरह रेंजेस आती हैं, वो इस वजह से आती हैं क्योंकि आपके पास जो एटम होता है उसमें मुख्तलिफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं और हर एनर्जी लेवल में से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो मुख्तलिफ एनर्जी की होती है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स हमें मुख्तलिफ एनर्जी के मिल रहे हैं और तो इसका मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस में भी कुछ एनर्जी लेवल्स ज़रूर मौजूद होंगे, जिन लेवल्स के हिसाब से आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है वो आपको मिल रहे हैं। अब इनकी जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं जब आप वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो अक्सर साथ में आपके पास गैमा रेज भी एमिट हो रही होती हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग रेंज होते हैं और एक शॉर्ट रेंज होते हैं। लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल के साथ यूजुअली आपके पास एमिट हो रही होती हैं गैमा रेज। और शॉर्ट रेंज जो है अल्फा पार्टिकल्स, वो भी आपको यही बता रहे होते हैं कि आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं। और अक्सर ये जो शॉर्ट रेंज अल्फा पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, वो आपके पास इमिट होते हैं इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ फिर बाद में गामा रेज भी इमिट होते हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज जो है उससे पहले कहीं बीटा डिके हुआ होता है, बीटा डिके के बाद गामा डिके होता है और गामा डिके के बाद फर्दर जो है अल्फा डिके हो रहा होता है। आज हम बहरहाल देखेंगे कि अल्फा डिके को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरीके से ये न्यूक्लियस में से इमिट होता है और कौन सी थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से अल्फा डिके होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अल्फा डिके बहरहाल है क्या है, एक इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है उसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट आर बाउंड टुगेदर इन अ पार्टिकल आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जैसा होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे। और जब किसी भी आप एलिमेंट की बात करते हैं या न्यूक्लियस की बात करते हैं जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, तो उसमें जो उसका मास नंबर है 4 टाइम कम हो जाता है और जो चार्ज नंबर है 2 टाइम कम हो जाता है। अब जब किसी भी पार्टिकल में से या किसी भी सॉरी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, क्योंकि आमतौर पर अल्फा डिके जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस जितने भी डिकेज है अल्फा बीटा गामा, ये सब स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि अपने आप कुछ पार्टिकल्स जो है, ये कुछ एलिमेंट्स जो है वो अनस्टेबल है तो वो डिके हो जाते हैं। किन एलिमेंट्स में ये अल्फा डिके होता है, वो एलिमेंट जिनका मास नंबर ए जो है इट इज ग्रेटर देन 160 होता है या 200 से ज्यादा होता है, तो उनमें अल्फा डिके की पॉसिबिलिटी होती है। और उसकी रीजन क्या है कि जब इतने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हो जाते हैं जो मोर देन 150 हैं, यानी 160 न्यूक्लियॉन्स हैं
या फिर 200 से ऊपर न्यूक्लियॉन्स चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, और जो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस हैं प्रोटॉन प्रोटॉन की, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जो अनस्टेबिलिटी है वो न्यूक्लियस में पैदा हो जाती है, और इस अनस्टेबिलिटी से निजात हासिल करने के लिए आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है कि उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल या बीटा या गामा एमिट होते हैं, और स्पेसिफिकली वो वाले न्यूक्लियाई जिनमें ग्रेटर देन 160 न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, उसके एमिट होने की वजह के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो कूलम फोर्स है उनका इफेक्ट दोबारा से स्ट्रांग हो जाता है, बल्कि न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है, और दोबारा से वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होता है तो उसमें फिर जो रिएक्शन की एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू वैल्यू से। ऐसे रिएक्शंस को हम, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपने देखा था कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एंडोर्जिक और एक होते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ और उसके नतीजे में हीट इमिट हुई। एंडोर्जिक वो होते हैं या एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। यूजुअली जो फर्स्ट स्टेप होता है या पहला रिएक्शन होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इमिट हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं तो साथ में कुछ एनर्जी भी इमिट होती है, और ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई बना हुआ है। अब ये जो एनर्जी इमिट होती है ये इस डॉटर न्यूक्लियाई की रिकॉइल एनर्जी भी बन जाती है, और साथ में ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी होती है। तो अल्फा पार्टिकल इस एनर्जी को लेकर जो है मूव करता है, और यूजुअली ये देखा गया है कि ज्यादा एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल के पास चले जाती है और बहुत कम एनर्जी होती है जो इस डॉटर न्यूक्लियाई के पास होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखें, तो कंजर्वेशन में हमारे पास क्या होगा कि देयर विल बी द रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टिल, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी आएगी, और उसकी वजह से आप अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो जीरो होगी। जबकि ये जो दोनों पार्टिकल्स बने हैं जिसमें डॉटर न्यूक्लियाई है और अल्फा है, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अल्फा की जो एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल टू द दिस क्यू इनटू डॉटर न्यूक्लियाई का मैस डिवाइडेड बाय डॉटर न्यूक्लियाई का मैस प्लस अल्फा का मैस। यानी अगर आपको मैस डॉटर न्यूक्लियाई का पता है, अल्फा का तो नोन है, और एनर्जी आपको मालूम है, तो आप एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इसको देखें तो वो फिर हम बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में इसको जब देखते हैं तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये एनर्जी 28.296 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो बाइंडिंग एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की। ये आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं कि जब आपके पास अल्फा डिके होता है और अल्फा एमिट होता है तो उनकी जो एनर्जी है वो 2 से 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, और जो मीन वैल्यू है इसकी वो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और उनसे ये देखा गया कि ये जो है इसकी एनर्जी जो है एक्सपेरिमेंटली आई है। अल्फा एनर्जी की जो इसमें वेरिएशंस हैं वो आपको शो करती हैं कि देयर मस्ट बी द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, क्योंकि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल एक एनर्जी के नहीं निकल रहे। कल हमने एक फिनोमेना स्ट्रैगलिंग का भी पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं वो आपके पास मुख्तलिफ उनका अल्फा पार्टिकल का मुख्तलिफ ट्रैक होता है और मुख्तलिफ उनकी एनर्जीज होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैगलिंग। और दूसरा, यही जो अल्फा पार्टिकल की मुख्तलिफ एनर्जीज हैं इनकी बेस पर हमें पता चलता है कि आपके पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, और ये एक अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम आया हुआ है। आप ये देखें कि मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं उनकी मुख्तलिफ ही एनर्जीज आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर। अल्फा पार्टिकल की अल्फा डिके की किसी की एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किसी की 5 है और किसी की 4। इस तरह मुख्तलिफ एनर्जीज के मुख्तलिफ एलिमेंट्स में से मुख्तलिफ एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और ये जो है ये शो कर रहे हैं कि ये आम तौर पर वो आपके पास पार्टिकल जिनमें 126 न्यूट्रॉन्स होते हैं या जिनमें मास नंबर जो है वो 160 से ज़्यादा है, उनमें लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन मौजूद होते हैं, और ये लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन जो हैं ये आपके पास अल्फा एमिशन में काम आते हैं।
अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में हमें एक रिलेशनशिप मिला, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप जो जाइगर नटल ने दिया था 1921 में, और उन्होंने ये कहा था कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो आपके पास प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से, जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की। डिके कांस्टेंट का मतलब है कि लाइफ टाइम जो आपके पास अल्फा पार्टिकल का है, और जब रेंज की बात करेंगे तो उसका मतलब है एनर्जी। तो वो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, इमिटेड अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है उसके प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हमने लिया हुआ लॉग पावर्स, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग इससे लिया ताकि हमें स्ट्रेट लाइन मिली हुई है। अगर हम दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो बी है, दिस इज द स्लोप ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एक तरीके से ना, जैसे आप लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो वही है। और ये जो b है दिस इज स्लोप और a इज इंटरसेप्ट। तो स्लोप जो है मुख्तलिफ जब एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज की गई 2-3 सीरीज के लिए, मतलब यूरेनियम सीरीज के लिए, थोरियम के लिए, एक्टिनियम के लिए, तो सबके लिए जो स्लोप की वैल्यू है वो सेम आई है, लेकिन ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। ए जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन को अगर एक्सट्रैपुलेट किया जाए तो कहाँ है, और वाई पर किया जाए तो कहाँ है। तो ए की वैल्यू मुख्तलिफ है, लेकिन बी की वैल्यू सबके लिए सेम आई। और इसकी बेस पर ये पता चला कि जो आपके पास रेंज है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी, या फिर इन अदर टर्म्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपका लाइफ टाइम है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ये एक एम्पेरिकल रिलेशन था, और इसकी एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन भी आपको मिल गई, जो आपको ये बता रही थी कि जो डिके है, डिके कांस्टेंट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जितनी एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, उतना ही उसका डिके कांस्टेंट जो है वो भी ज़्यादा होगा। और डिके कांस्टेंट के ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लाइफ टाइम जो है उसका वो उसके हिसाब से ज़्यादा होगा। इसी की बेस पर फिर हमें पता चला कि आपके पास जिस तरह से एटॉमिक मॉडल में जब आप एटम के बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, और से आप बात करते हैं कि आपके पास एक फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम का हासिल होता है, तो इसी तरीके से अल्फा रे स्पेक्ट्रा जो है उसका भी आपको फाइन स्ट्रक्चर मिला। और ये जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था ये रोजेम्बलम ने किया था, और उसने ये कहा था कि जिस तरीके से आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है ना, डॉटर न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेशन लेवल, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और उसकी एक्साइटेशन स्टेट से डी एक्साइट स्टेट में आने के लिए उसको गैमा एमिट होता है। ये आपके पास कुछ अल्फा डिकेज हैं, जैसे अल्फा 1 किसी और एनर्जी का है, अल्फा 2 जो है वो किसी और एनर्जी का है, अल्फा 3 और अल्फा 4 मुख्तलिफ एनर्जी लेवल से एमिट हो रहे हैं। और जब ये एमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपके पास न्यूक्लियाई होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, और वो फिर जब डी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो कुछ ना कुछ गैमा जो है वो डिके करता है। तो इस केस में क्या होता है, अल्फा के साथ साथ आपको गैमा डिके भी मिल रहा होता है, और ये गैमा डिकेज और अल्फा डिकेज डिफरेंट एनर्जीज के शो कर रहे हैं कि न्यूक्लियस मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स इन इट। और मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में जब आपके पास बैठे होंगे न्यूक्लियॉन्स, तो फिर आपको न्यूक्लियस की अंडरस्टैंडिंग भी समझने, और वो डीक्साइट होंगे, तो इन दिस वे आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं, जो कि उस वक्त तक अननोन था। अब अल्फा पार्टिकल आपके पास लॉन्ग रेंज के भी हैं और शॉर्ट रेंज के भी हैं। और ये लॉन्ग रेंज जो इनकी है, इट इज एसोसिएटेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस, कि पहला जो न्यूक्लियस आपका इनिशियल है वो अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में है तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, और वो अपनी दूसरी किसी स्टेट में जाता है, तो फिर उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो आपके पास लॉन्ग रेंज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल कैसे इमिट हो जाता है या किस तरह से किसी न्यूक्लियस में से बाहर निकल सकता है, उसकी थ्योरी को समझने के लिए एक थ्योरी पेश की गई अल्फा डिके के लिए, जिसको जो एक्सप्लेन किया था वो गेमाओ ने किया था। क्योंकि तब तक जब अल्फा डिके की बात हम क्लासिकल फिजिक्स से करते हैं तो वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और हम उसमें कहते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से भी एक बाइंडिंग फोर्स है, और इसके अलावा आपके पास कूलम रिपल्शन फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है।
तो अब होता क्या है कि अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और वो एंटर होना चाहता है किसी न्यूक्लियस में, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ से? ड्यू टू द कूलम रिपल्शन। अब कूलम रिपल्शन की वजह से जो बैरियर पैदा हुआ है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जब बाहर से कोई अल्फा पार्टिकल आता है ना, तो वो एंटर नहीं हो सकता किसी न्यूक्लियस में। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि कोई अल्फा पार्टिकल इसमें से इमिट कर जाए, तो जो अंदर मौजूद है अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स भी मौजूद है और इसके अलावा उसके ऊपर जो कूलम की कूलम्बिक पोटेंशियल है वो भी मौजूद है। अब इस अल्फा पार्टिकल ने जब बाहर निकलना है, एक तो इसको इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि कूलम फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से मौजूद है। तो ये भी क्लासिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की इटसेल्फ अगर एनर्जी देखी जाए, जो एमिट हो रहा होता है, मैक्सिमम अगर उसकी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी है, तो ये बैरियर हाइट जो है ये आपके पास कम से कम 20 टू 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो इसका मतलब है कि 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर पार्टिकल बाहर निकलना है, तो उसको कम से कम 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा उसकी एनर्जी होनी चाहिए क्लासिकली, फिर वो बाहर निकल सकता है। इसलिए जब बाहर से कोई आ रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्लस हो, ताकि वो अंदर जा सके। तो जब ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, तो और अंदर वाला जो अल्फा पार्टिकल है उसकी एनर्जी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है ही नहीं, तो क्लासिकली तो ये चीज़ साबित ही नहीं हो सकती कि कोई अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस में से बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये कम से कम कोई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के दरमियान में हो सकता है। यानी ये 30 भी हो सकता है, ये 25 भी हो सकता है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये मैक्सिमम एनर्जी का अगर देखा जाए तो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, और अगर एवरेज एनर्जी का देखा जाए तो 4 या 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा। तो इतनी कम एनर्जी का जो अल्फा पार्टिकल है जो अंदर मौजूद है न्यूक्लियस के, वो बाहर नहीं निकल सकता। इसमें से किसी भी तरीके से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए इसकी बात करें। अच्छा जी, अब ये तो प्रॉब्लम बन गया कि किस तरीके से किया जाए। फिर देयर वाज अ साइंटिस्ट जॉर्ज गमाओ, उसने 1928 में इस थ्योरी को सॉल्व किया और एक थ्योरी पेश की अल्फा डिके की, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने कहा जी देखिए, आप इसको क्लासिकली ना लें। आप अगर कहें कि जी क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम कह दें कि अल्फा पार्टिकल जो है वो आराम से किसी न्यूक्लियस में से बाहर निकल गया है, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर आप क्लासिकल अप्रोच को छोड़ें और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को पकड़ लें। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में भी आप वेव मैकेनिक्स वाली अप्रोच देखें, जैसे कि हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ रहे हैं चीज़ें, और उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, जिसमें से एक अप्रोच हमने कहा था वेव मैकेनिक्स की है, और वेव मैकेनिक्स के थ्रू फिर हमने बात की थी कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जो आपको एक्सप्लेन करती है कि आपके पास टोटल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आपके पास आया, जिसने ये कहा कि हर वो पार्टिकल जो बहुत स्मॉल है और आप उसको नहीं देख सकते हैं, इट मस्ट हैव अ वेव टैग्ड विद इट। इसका मतलब है कि जब वो मूव करता है पार्टिकल किसी हाई एनर्जी के साथ, तो बेसिकली इट शोज लाइक वेव टाइप एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर अम, अ, अभी जब हम अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें हम देखेंगे पार्टिकल इन द बॉक्स है तो वो कैसे बाहर निकल जाता है, या फिर अगर आपके पास पोटेंशियल वेल का प्रॉब्लम है तो उसमें से पार्टिकल कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो वही अप्रोच को यूज करते हुए केमाओ ने इसको एक्सप्लेन किया, और उसने कहा जी आप इसको ऐसे लें कि जैसे ये एक पोटेंशियल वेल है। पोटेंशियल वेल का मतलब होता है कुआँ, और कुएँ में देखें आप अगर किसी भी पार्टिकल को डाल दें तो वो ऐसे बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो फौरी तौर पे बाहर निकले। लेकिन अगर इसके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हों, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक कई एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल वाला पार्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकल सकता। हायर एनर्जी लेवल वाला जो पार्टिकल है उसके कुछ-कुछ चांसेस होते हैं कि वो किसी तरीके से कोई थोड़ी-सी उसको एनर्जी मिले और वो बाहर निकल आए। तो ये होती है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉब्लम, जिसको आप कहते हैं पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल का मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है उस पार्टिकल पर कि पार्टिकल उसमें से बाहर नहीं निकल पाता।
तो अब गेमाओ ने ये कहा कि उसमें से हाँ, क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल के वहाँ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ये करें कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की टनलिंग की मौजूद है। टनल आप समझते हैं टनल क्या होती है? जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो टनल का मतलब होता है सुरंग। तो ऐसे आपके पास बैरियर हाइट्स जिसमें बहुत हाइट पर आप नहीं जा सकते, उसके अंदर क्या किया जाता है, एक टनल बना ली जाती है, मतलब अंदरूनी रास्ता, नीचे से रास्ता खोद-खोद के निकाला जाए, तो आप अंदर से बाहर निकल सकते हैं, बजाए इसके कि आप पहले इतनी हाइट पर चढ़ें और उसके बाद बाहर निकलें। आप उसमें एक टनल बना लेते हैं, सुरंग, और उसके ज़रिए निकल सकते हैं। तो यही टनलिंग फिनोमेना हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी हो सकता है। और गेमाओ ने ये कहा कि क्लासिकली तो वो एस्केप नहीं हो सकता, लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स का हम इसके ऊपर प्रिंसिपल अप्लाई करें तो उसके मुताबिक यहाँ पर कोई बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे कैन टनल थ्रू दिस बैरियर एंड अपीयर ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में से बाहर निकल सकते हैं ये टनल करके। गेमाओ ने इस मॉडल को पोटेंशियल वेल वाले मॉडल को प्रॉपर सॉल्व किया, और उसके बाद उसने ये एक रिलेशनशिप निकाला जो कि हाफ लाइफ और डिके के दरमियान में था, और इसके अलावा वो जो है सॉरी हाफ लाइफ और एनर्जी इमिशन के दरमियान में था, और उसने वो जो प्रीवियस हमने जाइगर नटल रिलेशनशिप पढ़ा है उसको उसने कंपनसेट किया, और बिल्कुल ये रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे। फिर उसकी बेस पर हमने ये कहा कि ये जो गेमाओ ने थ्योरी पेश की है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर कोई पार्टिकल यहाँ मौजूद है तो उसके साथ उसका वेव फंक्शन अटैच होगा। ये वेव फंक्शन की जब आप बात करते हैं इस वेल वाले हिस्से में, तो यहाँ पर जो रेडियस है मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो स्मॉलर है एज पार्टिकल का जो रेडियस है इट इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस आर। और उसके बाद अब ये आर भी वो हिस्सा है जब वो आपको पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना है, और इसके बाहर वाला जो पार्टिकल है ऑब्वियसली वो भी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसको भी इस बैरियर को क्रॉस करना है। तो उसके लिए अगर हम वेव फंक्शन की बात कर लें जो एसोसिएटेड है किसके साथ, अल्फा पार्टिकल के साथ, तो दैट विल बी रिटन एज ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर और बी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। और फिर जब हम इसका एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाते हैं और बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं, तो फिर हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आती है। यानी ये वो प्रोबेबिलिटी है जब आपके पास पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल वेल से बाहर है आपके पास, तो यहाँ पर x इज लेस देन 0 है, तो आपके पास पोटेंशियल भी 0 होगा। अंदर वाली साइड पर आप देखते हैं पोटेंशियल 0 से लेके a वाली लिमिट में ज़्यादा है, और जब आपके पास a से बैरियर से बाहर चला गया पार्टिकल तो वहाँ पर भी पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, सिर्फ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। उसकी बेस पर ये वेव इक्वेशन जो है आपके पास उसका सॉल्यूशन लिया। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, हम वन डायमेंशन के लिए फिलहाल सॉल्व करें, और प्लस 2m/h कट स्क्वायर, और यहाँ पर ये टोटल एनर्जी है E माइनस वी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इस वेव फंक्शन का सोल्यूशन निकाला गया साई का और इसको देखा गया तीनों कंडीशंस के लिए जिसमें x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और 0 से लेकर a तक के दरमियान है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन a के लिए, तो वो इस किस्म के इसके जो है रिलेशनशिप्स वो आए हैं 2me ओवर एच कट और 2mv माइनस ई नॉट, और इसी तरीके से 2me ओवर एच कट, और इन सब को सॉल्व करने के बाद ये एक कोफिशिएंट पेनिट्रेशन कोफिशिएंट निकाला गया जिसमें हम साई 2 ओवर साई नॉट को की प्रोबेबिलिटी को का रेशो लेते हैं और वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है। तो यहाँ से आपके पास ये जो आंसर इसका मिला पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद, वो आपके पास आया v इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 2za की पावर -1/3। और जब हम इसको देखते हैं इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू आती है ये वो जाइगर नटल रिलेशनशिप के बराबर ही आ जाती है, और उसकी बेस पर हमने ये हमारे पास रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू पी वी इंटू डी है विच इज नियरली इक्वल टू 10 की पावर 20 है, यानी पी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यानी उसने ये कहा कि जो वॉल्स हैं वेल की उसके साथ अल्फा पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है और टकराता रहता है बहुत सारी कोलिजन्स करते करते एक खास टाइम के बाद
उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस एनर्जी को लेता है और वो टनल कर जाता है उस वॉल में से और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में से बाहर निकल आता है। और ये कोई इस तरह नहीं हो जाता कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में सारा काम हो गया है। ये 10 की पावर कोई 9 इयर्स तक वो मुसलसल एक टू एंड फ्रो मोशन करता है, बॉल्स के साथ टकराता है, एनर्जी उसकी शेयरिंग होती है, फिर कहीं जाके उसको कोई एक आधा चांस मिल जाता है कि वो उसमें से बाहर निकल जाता है। तो ये आपके पास P यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी है और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है कि एक ख़ास टाइम पीरियड में कितनी दफ़ा वो आकर वहाँ टकराएगा। और डी हमने देखा ये वो हमारे पास रेशो थी जो प्रोबेबिलिटीज़ की थी और ये 10 की पावर 20 के करीब आ जाता है कि इतनी ये आपके पास डिके कांस्टेंट आएगा और ये जब हम इसको लेकर जाते हैं इस रिलेशनशिप में तो ये आपके पास कोई लॉग लैम्डा इज़ इक्वल टू ए अंडर रूट ई प्लस बी आ जाता है और ये आपके पास वही थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है जो कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपके पास था गाइगर नटल लॉ का। तो यहाँ से इवन इवन न्यूक्लियाई तो इजीली एस्केप कर जाते हैं लेकिन जो ऑड न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर थोड़ा-सा इश्यू ये आता है कि उसमें जो डिके है अल्फा पार्टिकल का उसमें हिंड्रेंस आ जाती है। इसको आप हिंडर डिके कह सकते हैं और इसमें जो हिंड्रेंस फैक्टर है वो आप कैसे निकालते हैं कि आप हाफ लाइफ जो मेजर्ड आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है और जो थ्योरी से ली है उसका रेशियो लेते हैं और उस रेशियो के नतीजे में आपको ये पता चल जाता है कि जो ऑड ऑड न्यूक्लियाई वाले डिके हैं वो हिंडर्ड डिके हैं उसमें अल्फा पार्टिकल जो है इतना ईज़िली जो है वो एमिट नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ मतलब इवन इवन न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल जो है इसी थ्योरी को फ़ॉलो करते हुए डिके होता है। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं अल्फा पार्टिकल्स की तो पहले उसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं कि आम तौर पर न्यूक्लियर बैटरीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरी बैटरीज हैं उनकी निस्बत ये कॉस्टली तो होती हैं लेकिन इनका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये एनर्जी डेंसिटी भी इनके ज़रिए बहुत ज़्यादा को मिलती है और ऐसे इक्विपमेंट्स को आप ऐसे इक्विपमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं जो अनअटेंडेड रहते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए यानी ज़्यादा टाइम के लिए जब आपको एनर्जी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर लेते हैं जैसे स्पेस क्राफ्ट हो गए, पेसमेकर्स हो गए, अंडर वाटर सिस्टम्स वगैरह हो गए, उनमें ये बैटरी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इसकी दूसरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एनर्जी है, यानी अगर आप न्यूक्लियर बैटरी बनाते हैं अल्फा पार्टिकल को यूज़ करते हुए क्योंकि इसका जो डिके टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है मतलब शॉर्ट लिव्ड जो है वो भी कुछ आपके पास 138 डे का है। तो आप इसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है इनकी आयनाइज़ेशन पावर बहुत ज़्यादा है तो अगर ये आप डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर दें टाइनी क्वांटिटीज़ में किसी ट्यूमरस टिश्यू के ऊपर तो ये डायरेक्टली उसको रेडिएट करता है और कैंसर सेल को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरीके से साइंस में आप मोनो एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और टू फाइंड आउट द अल्फा स्पेक्ट्रोमीट्रिक और इनको आप इस्तेमाल करते हैं अल्फा स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर्स की कैलिब्रेशन के लिए। स्मोक डिटेक्टर्स में ये इस्तेमाल होते हैं अल्फा पार्टिकल्स इंडस्ट्री में क्योंकि आम तौर पर एयर में इनकी पेनिट्रेशन डेप्थ बड़ी स्मॉल होती है और ये गैसियस एनवायरनमेंट में जो डेंसिटी चेंज आता है उसको उस को बहुत ईज़िली और मतलब डिटेक्ट कर सकता है या इट इज़ सेंसिटिव टू द डेंसिटी चेंज ऑफ द ज्योमेट्रिक गैसियस एनवायरनमेंट। तो फिर क्या होता है कि आम तौर पर आप अल्फा सोर्स को स्मोक डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़ाहिर जैसे ही कुछ डेंसिटी चेंज आएगी तो फ़ौरी तौर पर इसकी एब्ज़ॉर्प्शन लेवल की वज़ह से आपके पास डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट कर लेगा।